Hello children, today we are going to study a new lesson from your book First Flight. This is lesson number 7. The name of this lesson is Glimpses of India, मतलब भारत की झलक। आज हम जो नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका वो लेसन नंबर 7 है हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट से, और इस लेसन का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मतलब भारत की झलक। ये लेसन 3 पार्ट्स में है। इसका पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, अ बेकर फ्रॉम गोवा। सो before reading the lesson, let us discuss something, that what image of people or place and of places come to your mind when you think of our country। तो जब हम अपने देश के बारे में सोचते हैं तो कौन सी इमेजेस, किस तरह के लोग और प्लेसेस हमारे दिमाग में आते हैं। What parts of India have you lived in or visited? Can you name some popular tourist डेस्टिनेशंस। तो आपने कौन कौन से कहाँ आप इंडिया के किन हिस्सों में आप रहे हैं या किन हिस्सों को आपने देखा है, तो क्या आप उनके नाम बता सकते हैं। कोई पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस या जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्तुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट in the history of our country. Can you say which parts of India show French and Portuguese influences? तो हमारे देश में ब्रिटिश भी आए थे, डच पीपल भी आए थे, फ्रेंच पीपल भी आए थे और पोर्तुगीज़ भी आए थे। तो हमारे भारत के इतिहास में इन लोगों का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ऐसी कौन सी प्लेसेस है जहाँ पर फ्रेंच और पोर्तुगीज़ का हमको प्रभाव दिखता है। जैसे जो गोवा जगह है वहाँ पर हमको पोर्तुगीज़ का, मतलब पुर्तगाल के लोगों का, डच लोगों का प्रभाव दिखता है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी? तो कौन से पार्ट्स हैं इंडिया के जहाँ पर चाय और कॉफ़ी होती है। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा चाय असम में होती है और कॉफ़ी कुर्ग नाम की जगह पर होती है, जो हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, और टी जहाँ पर होती है वो असम है, जो हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो इस लेसन में एक बेकर का क्या इम्पोर्टेंस है गाँव के लोगों के बीच में। गोवा के जो विलेज हैं उनमें अभी भी सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है गोवा का बेकर। तो हम उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि गोवा के जो बेकर हैं वो व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंस रखता है सोसाइटी में। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake loaves. तो ये जो स्टोरी है ये एक बेकर की है, जो कि बेकर का मतलब क्या होता है, जो ब्रेड बनाने वाला या जो बिस्किट्स वगैरह ऐसी जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो बेक करके बनाई जाती हैं, और उनको कहते हैं बेकर्स। जो केक बनाने वाले होते हैं वो भी बेकर्स कहलाते हैं। तो हमारे बुज़ुर्ग जो हैं हमेशा उन पुराने जो बहुत अच्छे पुर्तगाली दिन हैं उनको याद करते हुए सुने जाते हैं। मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो पुराने दिनों को याद करते हैं, और उन पुराने दिनों में वो पुर्तगाली जो बहुत ही उनके लिए बहुत बेहतरीन दिन थे उनको याद करते हैं और आपस में बातें करते हैं। तो पुर्तगाली और उनकी प्रसिद्ध ब्रेड, उसके बारे में वो बहुत बात करते हैं।
तो ब्रेड खाने वाले शायद गायब हो गए हों, लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं। मतलब गोवा में अगर ब्रेड की थोड़ी सी प्रसिद्धि कम हो गई खाने वालों की, लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं। हमारे बीच अभी भी ऐसे लोग हैं जो ब्रेड का आटा मिलाते हैं और फिर मोल्ड मतलब सांचे में डालना, जो आटे को मिक्स करना और फिर उसको मोल्डर्स में डालना। मोल्डर्स मतलब सांचे में डालना। वे बहुत पुरानी उस वक्त की भट्टियाँ अभी भी Those old age time tested furnaces still exist. फर्नेसेस मतलब जो भट्टियाँ जिनमें की ब्रेड बनती थी, तो पुराने ज़मानों की जो जिसको समय ने भी टेस्ट कर लिया है, ऐसी फर्नेसेस अभी भी मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। तो जो भट्टियों की जो आग है वो अभी भी बुझी नहीं है। द thud and jingle of द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, मतलब जो ट्रेडिशनल बेकर्स होते थे उनके वो एक बांस लेकर चलते थे, तो वो उनको ट्रेडिशनल बेकर्स कहा जाता था, क्योंकि वो सिर्फ बेकिंग का ही काम करते थे और वो अपने साथ एक बैम्बू मतलब बांस लेकर चलते थे और उसकी वो आवाज़ें करते थे। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, मतलब वो जो बेकर जब भी मॉर्निंग में वहाँ से निकलते थे तो वो एक आवाज़ करते थे बैम्बू से, तो इससे पता चल जाता था कि उनके आगमन, मतलब वो अपना आगमन का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, मतलब अभी भी कुछ जगहों पर उसी तरह से पुराने बेकर्स, ट्रेडिशनल बेकर्स अभी भी हैं और वो अपने आने का संकेत इसी तरह से बैम्बू बजाकर देते हैं। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। तो हो सकता है कि फादर अभी ज़िंदा नहीं हो, लेकिन जो बेटा है उनका वो अभी भी अपने फैमिली प्रोफेशन को, अपने फैमिली के जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। तो ये जो बेकर्स हैं ये अभी भी पैडर के नाम से गोवा में जाने जाते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो जब हम मतलब जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि हमारे बचपन में गोवा में जो बेकर होते थे वो हमारे फ्रेंड होते थे, हमारे साथी होते थे और हमको गाइड करने वाले, हमको सही रास्ता दिखाने वाले होते थे। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, तो वो दिन में कम से कम 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। तो पहले तो वो पहले जब वो सुबह आते थे तब वो वहाँ पर बेचने के लिए आते थे ब्रेड, और फिर जब वापस रिटर्न होते थे तब अपना पूरा बास्केट वो खाली करते हुए रिटर्न आते थे। तो इस तरह से दिन में 2 बार वो कम से कम आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बो वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। तो वो जो बैम्बू से एक आवाज़ करते थे, उसको ठोकने के बाद एक जैंग जैंग करके आवाज़ होती है, तो वो आवाज़ से सब लोग जाग जाते थे और उनको मिलने और उनको ग्रीट करने, मतलब गुड मॉर्निंग वगैरह कहने के लिए वहाँ पर दौड़ते थे। Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Pescine or Bestine, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. तो वहाँ पर हम ऐसा क्यों होता था? ये क्या ब्रेड का के प्रति प्यार था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था।
जो ब्रेड जो ख़रीदते थे वो तो कोई मेड सर्वेंट ख़रीद लेती थी, या तो पेस्काइन या बेस्टाइन नाम की मेड सर्वेंट हुआ करती है, मतलब इस तरह के नाम होते थे उनके। तो इस तरह से वो ब्रेड को तो मेड सर्वेंट ख़रीदती थी, लेकिन हमारी इच्छा क्या रहती थी कि जो ब्रेड बैंगल्स वो बनाया करते थे, तो वो हम बहुत ही सावधानी से चूज़ करते थे, उनको सावधानी से देखते थे, ढूंढते थे और अपनी पसंद की सिलेक्ट करते थे। और कभी कभी तो वो स्वीट ब्रेड बहुत ही स्पेशल बनी हुई होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद जैंग जैंग, द साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। तो जो बेकर होते थे वो अपनी एंट्री एक जैंग जैंग जो एक स्पेशल बैम्बू से उस आवाज़ को निकालते थे, तो उससे वो अपनी एंट्री करते थे। मतलब वो जब आते थे बेचने के लिए तो सबसे पहले वो उसकी आवाज़ करते थे जैंग जैंग करके, मतलब वो बताते थे कि अब हम आ चुके हैं। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो एक हाथ को वो बास्केट को सपोर्ट करने के लिए रखते थे जो उनके सिर पर होता था, और दूसरे को वो बैम्बू को ज़ोर ज़ोर से पटक कर और आवाज़ करते थे ज़मीन पर ठोक कर। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। तो फिर वो क्या करते थे, पहले जो मतलब घर की जो महिला होती थी उसको गुड मॉर्निंग करके ग्रीट करते थे, और फिर अपने बैम्बू को ऐसा खड़ा करके उसके ऊपर बास्केट रखते थे। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। तो हमको क्या, बच्चों को क्या कर दिया जाता था, हल्का सा डांट फटकार कर अलग पीछे कर दिया जाता था, और जो ब्रेड के लोव्स होते थे वो सर्वेंट को डिलीवर कर दिया जाता था, दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, वी वुड क्लाइम अ बेंच और द parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves। तो वो क्या करते थे, बच्चे तो मानते नहीं थे, बच्चे तो फिर बेंच पे या किसी उस पर बेंच पर चढ़ जाते थे या मुंडेर पर चढ़ जाते थे और टोकरी में झांकते थे, और उस ब्रेड की जो खुशबू है वो अभी तक ऑथर को याद है कि वो इतनी अलग सी खुशबू थी, एक ख़ास खुशबू थी। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो जो ब्रेड के बड़े बड़े लोव्स होते थे वो एल्डर्स के लिए होते थे, बड़ों के लिए होते थे, और बैंगल्स जैसे छोटे छोटे ब्रेड के बैंगल्स की तरह के जो होते थे वो ब्रेड बच्चों के लिए होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। तो बच्चे को बिल्कुल इस बात पर ध्यान नहीं देते थे कि उनको ब्रश भी करना है या अपने मुंह भी धोने हैं प्रॉपरली। एंड वाई शुड वी हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। तो वो सोचते थे कि क्यों करें हम ब्रश, कौन इतनी परेशानी उठाए कि पहले मैंगो लीफ को टूथब्रश बनाने के लिए उसको तोड़े। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल। तो उनको ऐसा लगता था कि ये ज़रूरी नहीं है, क्यों है ये ज़रूरी, उनके लिए ये ज़रूरत नहीं रहती थी कि उनको ब्रश भी करना है या अपने मुंह भी धोने। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। तो जो टाइगर होते हैं वो कभी भी अपने टीथ ब्रश नहीं करते हैं। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। तो कहते थे कि जब गरम गरम चाय जो होती है वो सब कुछ धो भी देती है और सब कुछ क्लीन भी कर देती है अच्छी तरह से। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread। तो जो मैरिज गिफ्ट्स होती थी वो बिल्कुल मीनिंगलेस होती थी, अर्थहीन होती थी, यदि उसमें स्वीट ब्रेड जिसका नाम बॉल होता था,
मतलब उस जो स्वीट ब्रेड होती थी उसको बॉल बोलते थे। तो वो मैरिज गिफ्ट में अगर नहीं है तो मैरिज की गिफ्ट बिल्कुल मीनिंगलेस है। उसी तरह से पार्टी या किसी अच्छे से फंक्शन में अगर ब्रेड नहीं है तो वो उसका आकर्षण, उस पार्टी का या उस फीस्ट का आकर्षण खो देते थे। मतलब बिना ब्रेड के कोई पार्टी या कोई फीस्ट नहीं होता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। मतलब एक बेकर एक विलेज मतलब विलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब मैरिज के गिफ्ट में ब्रेड की ज़रूरत पड़ती थी या किसी पार्टी में ब्रेड की ज़रूरत पड़ती थी तो इससे समझ में आता है कि जो बेकर है उसका कितना इम्पोर्टेंस था विलेज में। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। तो जो हाउस की महिलाएं होती थी उनको, अगर उनकी बेटी की इंगेजमेंट है तो उनको सैंडविच उस मौके पर बनाना बहुत ही ज़रूरी होता था। केक्स एंड बॉलिनस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो केक्स और जो बिस्किट, मतलब बॉलिनस मतलब एक तरह के बिस्किट्स होते हैं, नारियल वगैरह डला हुआ होता है उनमें, तो वो क्रिसमस के लिए बहुत ही, क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते थे, ज़रूरी होते थे। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। तो बेकर की जो भट्टी होती है वो विलेज के लिए बहुत ही अनिवार्य थी। द बेकर and or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai। तो जो बेकर या ब्रेड सेलर होते थे उन दिनों में, उनकी एक अलग प्रकार की ड्रेस होती थी जिसको वो कबाई कहते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। तो वो एक सिंगल पीस होता था, मतलब सिंगल होता था और वन पीस होता था। वो एक लंबी सी फ्रॉक जो कि नीज तक आती थी, मतलब घुटने तक आती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स which were shorter than full length ones and longer than half pants। तो हमने, मतलब ऑथर बताते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में बेकर्स को एक शर्ट और ट्राउज़र्स पहने हुए देखा जो कि फुल पैंट से, फुल लेंथ वाली जो पैंट्स होती थी उनसे छोटे होते थे, लेकिन जो हाफ पैंट होती थी उनसे लंबे होते थे। इवन टुडे एनीवन who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder। तो अभी भी जो लोग हाफ पैंट पहनते हैं जो कि घुटनों से नीचे तक जाती है, तो उसको ये कमेंट ज़रूर मिलता है कि उसने जो ड्रेस पहन रखी है वो पैडर की तरह पहन रखी है, क्योंकि जो बेकर्स होते थे उनको पैडर कहा जाता था गोवा में। The baker usually collected his bills at the end of the month। तो जो बेकर होते थे वो अपने बिल्स को महीने के आखिर में कलेक्ट करते थे, मतलब जो पैसे होते थे वो महीने के आखिरी में लेते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो पेंसिल से एक दीवार, मतलब हर घर की दीवार पर लिख दिया जाता था, मतलब अकाउंट रिकॉर्ड कर दिया जाता था, वहाँ पर पेंसिल से लिख दिया जाता था कि किसके कितने पैसे हुए। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। तो जो बेकिंग का प्रोफेशन था वो बहुत ही फ़ायदे का प्रोफेशन था पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। तो बेकर और उसकी फैमिली कभी भी, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी, मतलब उनको कभी खाने की कमी नहीं होती थी। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। तो जो बेकर होता था वो, उसकी फैमिली और उसके जो सर्वेंट्स होते थे वो हमेशा खुश और समृद्ध दिखाई देते थे। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। तो इस बात का प्रमाण कौन देता था? उनका फूला हुआ शरीर इस बात का प्रमाण देता था कि वो
बेकर, उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट्स सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं. इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर. तो अभी भी जो व्यक्ति जैक फ्रूट जैसा फिजिकल मतलब मोटा मोटा सा जैक फ्रूट, एक जो जैक फ्रूट को हिंदी में कहा जाता है कटहल, तो कटहल का जो फल होता है वो बहुत मोटा होता है. तो अभी भी जो इस तरह का फिजिकल अपीयरेंस वाले जो पर्सन दिखाई देते हैं उनको बेकर से कंपेयर किया जाता है. So we have finished this lesson, first part of this lesson. So thank you beta, have a nice day.